नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2024 का जो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, उसको इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके जो सिलेबस में है वो है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। तो इन सभ्यताओं के बारे में दिया गया है, तो इनको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में है और सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, आगे हम देखते हैं कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने और 1952 में की थी। तो ये अभी पढ़ने के बाद हम जो सीईटी के पुराने पेपरों में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। नेक्स्ट है कि कालीबंगा में उत्खनन का कार्य किन्होंने प्रारंभ किया था? तो कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का काम चालू किया था बीबी लाल तथा बी के थापर ने 1961-62 में। तो कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का काम किया था बीबी लाल तथा बी के थापर ने 1961 और 62 में किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर मिले? 5 स्तर मिले। ये वाला प्रश्न आपके सीईटी 2022 वाले पेपर में पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर प्राप्त हुए। ठीक है। तो इसमें से जो पहला और दूसरा जो स्तर है वो है प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता का माना गया है। तो कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर मिले हैं? 5। 1 2 3 4 5, इस टाइप से ये 5 स्तर मिले हैं। तो पहला और दूसरा स्तर है वो है क्या है? प्राक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता का माना गया है। तो जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वह है हड़प्पा कालीन सभ्यता का माना गया है। तो कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर मिले हैं। पहला और दूसरा स्तर है प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता का है। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। कितने? 2 टीले मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो पहला है जो है पूर्वी टीला और दूसरा क्या है? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला है उससे क्या है? साधारण बस्ती के प्रमाण मिले हैं। जबकि पश्चिमी टीला है उससे किसके? दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला से क्या मिले हैं? साधारण बस्ती के प्रमाण मिले हैं। जबकि पश्चिमी टीले से क्या मिले हैं? वह दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से पूछा जाता है प्रश्न कि जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। अग्नि वेदिकाओं या हवन कुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से, अग्नि वेदिकाओं या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने हेतु धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता में क्या है? मकान बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता था? धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो आपके सीईटी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस सभ्यता में मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो और उसमें कालीबंगा में तो आपको पता है क्या है? होता था। ठीक है। तो मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। तो वो प्रश्न भी हम देखेंगे अभी लास्ट में। आगे हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी या ईंट की नालियां बनी होती थी। तो कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां बनी होती थी किसकी बनती थी? लकड़ी की और तथा ईंटों की बनती थी। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता में जो खिलौना, बैलगाड़ी तथा लकड़ी की मुहर प्राप्त हुई है। तो खिलौना, बैलगाड़ी तथा लकड़ी की जो मुहरें है वो कौन सी सभ्यता से मिली है? वो मिली है कालीबंगा सभ्यता से। खिलौना, बैलगाड़ी और लकड़ी की जो मुहरें है वो मिली है कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ की बीमारी के इलाज का पता चलता है। तो बच्चा है उसकी खोपड़ी मिली है, उसमें क्या 6 छिद्र मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता के समय मस्तिष्क शोथ की जो बीमारी है उसका इलाज किया जाता था। तो नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता से कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली है, जैसे कि हाथी दांत का कंगा, कांस्य का दर्पण, तांबे के बर्तन, गाय के मुख वाले प्याले, कांच की मणियां। ये सब कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो समय माना जाता है ना, वो कब से कब माना जाता है? 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक का। ठीक है।
तो अभी ईसा के बाद वाला समय तो कितना हो गया, लगभग 2000 साल, ठीक है। तो और उसके और क्या है, ईसा से पूर्व कितने 2400 साल लगभग, तो आज से लगभग कितने 4500 साल पहले का माना जाता है कालीबंगा का समय। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता से क्या 3 समाधियां मिली है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 3 समाधियां किस सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। अगली सभ्यता जो आपके कोर्स में है वह है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के पास में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बनास व बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के पास बनास या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, वह जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को। अगला हम देखते हैं कि आहड़ सभ्यता का समय कब से कब तक का माना जाता है, तो आहड़ सभ्यता का जो समय माना जाता है आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है आहड़ सभ्यता का समय। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई है, तो तांबे की कुल्हाड़ी किस सभ्यता से मिली है, वो मिली है आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। नेक्स्ट कि आहड़ सभ्यता में के उत्खनन का काम किन्होंने किया था, वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया ने। ये प्रश्न आपके CET 2022 में पूछा गया था कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन का काम किया था रतन चंद्र अग्रवाल तथा एच.डी. सांकलिया, इन दोनों ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन का काम किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल काले मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से मिले हैं, वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। लाल काले मिट्टी के बर्तन यानी कि कृष्ण लोहित मृद भांड, तो कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं, लाल काले मिट्टी के बर्तन है वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है आहड़ सभ्यता से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तांबा गलाने की भट्टियां मिली है आहड़ सभ्यता से। तांबे की कुल्हाड़ी छुरी ये सब कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट की आहड़ सभ्यता के मकानों में कितने 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं जो कि संयुक्त परिवार को बताते हैं। तो आहड़ सभ्यता है उसके जो परिवार है उनमें कितने चूल्हे मिलते हैं, 4 से 6 चूल्हे मिले। इससे ये बात का पता चलता है कि वहाँ पे कैसे वो परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता आपके कोर्स में। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, नीम का थाना में स्थित है और कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, नीम का थाना में और कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। इंपॉर्टेंट है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। जबकि आपसे पूछ लिया जाएगी ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, एक तो ताम्रवती नगरी हो गई आहड़ सभ्यता, जबकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी हो गई गणेश्वर सभ्यता। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता का जो समय माना जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता का समय माना जाता है लगभग आज से 28 कितना माना जाता है, 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है गणेश्वर सभ्यता का समय। गणेश्वर सभ्यता में उत्खनन का काम किन्होंने किया था, वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का काम किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कृपश वर्णी मृदभांड यानी कि काले नीले मिट्टी के बर्तन, वो कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से। कृपश वर्णी मृदभांड यानी कि काले नीले मिट्टी के बर्तन मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता की खोज का काम किया था वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। और गणेश्वर सभ्यता में तांबे के उपकरण जो मिले हैं उनमें तांबे की मात्रा कितनी है, लगभग 99% तांबा मिल चुका है। तो गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, उनमें तांबे की मात्रा कितनी है, लगभग 99% तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैराट सभ्यता, कौन सी, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, बैराट सभ्यता स्थित है बीचक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, जयपुर से बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बैराट सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बीजक की पहाड़ी तथा भीम डूंगरी आदि स्थानों से, जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में। वहां से बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, जयपुर से बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैराट सभ्यता के उत्खनन का काम किन्होंने किया था, तो बैराट सभ्यता है उनके उत्खनन का काम किया था दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, किन्होंने, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन सभी ने बैराट सभ्यता के उत्खनन का काम किया था। आगे हम देखते हैं सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण किससे मिलता है, वो मिलता है भाब्रू अभिलेख से। तो ये पूछा जाता है कि
बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है बाबरू अभिलेख से मिलता है। और बाबरू अभिलेख कहाँ से मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से। तो बाबरू अभिलेख या सम्राट अशोक के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बैराट सभ्यता से मिलता है। और बाबरू अभिलेख की जो खोज की थी वो किन्होंने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर या गोल मंदिर, ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर, इन सभी के प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस सभ्यता में किया है? वो किया है बैराट सभ्यता में, बैराट सभ्यता का वर्णन किया है। तो चीनी यात्री जो युआन च्वांग आया था ना, उसने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें किस सभ्यता के बारे में उसने बताया है? वो बताया है बैराट सभ्यता से। ये भी आपके आरबीएसई बोर्ड की किताब में लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो चीनी यात्री ने जो किस सभ्यता का वर्णन किया था वो किया था बैराट सभ्यता का। आगे देखते हैं चांदी की मुद्राएं जो कि पंचमार्क है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है बैराट सभ्यता से। चांदी की मुद्रा या पंचमार्क मिली है बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट की हाथ से बुना हुआ वस्त्र, हाथ से बुना हुआ, नेक्स्ट की हाथ से बुना हुआ जो वस्त्र मिला है वो कहाँ से मिला है? एक तो बैराट और बालाथल, इन दोनों सभ्यताओं से मिला है हाथ से बुना हुआ वस्त्र। तो हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है एक तो बैराट और दूसरा बालाथल, इन दोनों सभ्यताओं से मिला है हाथ से बुना हुआ वस्त्र। आगे हम देखते हैं भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के, भारतीय यूनानी शासक है उनके सिक्के कहाँ से मिले? वो मिले हैं बैराट सभ्यता से। तो ये प्रश्न भी आपके सीईटी 2022 में पूछा गया था कि भारतीय यूनानी शासकों, ठीक है, जो उनके सिक्के कहाँ से मिले? वो मिले हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं कि बैराट सभ्यता से और कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? वो मिली है स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चिन्हित घड़े। तो स्वास्तिक और त्रिरत्न का जो चिन्ह बनाया हुआ जो घड़े है वो कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। दीपक मिला है बैराट सभ्यता से। नाचता हुआ पक्षी, लोहे की कील, ये सब मिले हैं बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता के बाद में आपके जो कोर्स में है वो है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है वो क्या है? उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर ऊंठाला गांव जो कि कहाँ है? वल्लभ नगर में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता है वो कहाँ है? उदयपुर से कितने 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है जिसका नाम है ऊंठाला गांव, और उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वल्लभ नगर, वहां पे स्थित है बालाथल सभ्यता। और ये बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। तो बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर ऊंठाला गांव या जिसका वर्तमान नाम क्या है? वल्लभ नगर, वहां पे स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता के उत्खनन का काम किया था प्रोफेसर वीएन मिश्र ने, जो कहाँ के थे? वो थे दक्कन कॉलेज पूना के। तो बालाथल सभ्यता के उत्खनन का काम किया था दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर वीएन मिश्र ने। कब? 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं बालाथल सभ्यता का समय कब से कब का माना जाता है? 3200 ईसा पूर्व का माना जाता है बालाथल सभ्यता का समय। नेक्स्ट है दुर्गीकरण के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। तो दुर्गीकरण, दुर्ग के सबसे पहले अवशेष मिले हैं बालाथल सभ्यता से। इंपॉर्टेंट है, सीईटी 2022 में भी आपके पूछा गया था कि दुर्गीकरण के सबसे पहले अवशेष मिले थे बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट है कि 11 कमरों के बड़े भवन कहाँ से मिले? 11 कमरों के बड़े भवन भी मिले हैं बालाथल सभ्यता से। लोहा गलाने की भट्टियां मिली है बालाथल सभ्यता से, जबकि तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली थी? वो मिली थी आहड़ सभ्यता से। लोहा गलाने की भट्टियां तो मिली है बालाथल, और जबकि तांबा गलाने की भट्टियां जो मिली थी वो मिली थी आहड़ सभ्यता से मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, और बालाथल सभ्यता क्या है? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ये सब आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक से लिया गया है। तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। तो ये हो गए। अब आपके जो सीईटी 2022 का पेपर हुआ था उसमें जो सीईटी 2022 के जो पेपर में आपके जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको अब देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? वह है बैराट सभ्यता से। कहाँ से? बैराट सभ्यता से मिली है यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बैराट सभ्यता से। तो बौद्ध धर्म है उसके अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। ये सब प्रश्न आपके सीईटी 2022 में पूछे जा चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं आहड़ का उत्खनन कार्य
किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन का काम किन्होंने किया था? वो किया था H.D. सांकलिया। किनके? H.D. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं? तो अच्छी विकसित और प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष। तो किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? वो सबसे पहले तो मिलता है बालाथल सभ्यता से। तो सबसे प्राचीन जो किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ? बालाथल सभ्यता। अगला प्रश्न है जो कि आपके आया था CET 2022 में, वो है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो हमने देखा था कितने स्तरों में किया गया है? 5 स्तरों में किया गया है कालीबंगा के उत्खनन का काम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है जो कि आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता लगभग कहाँ है? उदयपुर के आसपास वाले इलाकों में। तो गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, ये सब कहाँ है? उदयपुर के आसपास वाले इलाके में है। तो ये क्या है? आहड़ सभ्यता से संबंधित है। जबकि अपन को पता है अबानेरी कहाँ है? दौसा में। तो ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से तो आबानेरी आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी जो भगवानपुरा हो गया, रोजड़ी हो गया, गिलुंड, ये सब किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आगे देखते हैं धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट कहाँ स्थित है? वह है आहड़ सभ्यता में। तो धूलकोट या ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता था? हमने देखा था ताम्रवती नगरी कहा जाता था आहड़ सभ्यता को। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता में स्थित है। अगला प्रश्न जो CET 2022 में पूछा गया था वो है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन सी? बनास या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो देखो कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग होता था, आहड़ सभ्यता में भी ईंटों का प्रयोग होता था और बेराट में भी ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और CET 2024 का जो पूरा सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। तो कोई भी विद्यार्थी CET 2024 की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। थैंक यू।